मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज की जो क्लास है इस क्लास में हम एक नई चीज़ के बारे में स्टडी करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल कोई सर्किट है और उस सर्किट में कोई रेजिस्टेंस कनेक्टेड है R1, R2 एंड R3 और एक और रेजिस्टेंस कनेक्टेड है R4। ठीक है, तो मान लेते हैं कि R1, R2 और R3 नॉन रेजिस्टेंस है और R4 एक अननोन रेजिस्टेंस है। तो उस R4 अननोन रेजिस्टेंस की वैल्यू को हम कैसे फाइंड करेंगे, इसके लिए हम एक नए अपरेटस को, एक नए प्रिंसिपल को यूज में लेने वाले हैं जिसको बोलते हैं व्हिटस्टोन ब्रिज। इस व्हिटस्टोन ब्रिज से हम एक अननोन रेजिस्टेंस को फाइंड करते हैं जो कि सर्किट में कनेक्टेड होता है, जिसमें से 4 रेजिस्टेंस इसमें कनेक्टेड होते हैं और 4 में से 3 रेजिस्टेंस जो है वो नॉन होते हैं और चौथा जो है वो अननोन होता है। उसको किस तरीके से हम फाइंड करेंगे ये हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। और ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, बोर्ड के अकॉर्डिंग भी इम्पॉर्टेंट है और अदर एग्जामिनेशंस के अकॉर्डिंग भी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, तो इसको थोड़ा सीरियसली लीजिएगा। देखते हैं, चलते हैं। इसमें एक टैपिंग की होता है। टैपिंग की का कुछ खास काम नहीं होता है, यह सिर्फ सर्किट को ओपन या क्लोज करने के लिए होता है। और यहां पर ये P और ये Q, ये दो इनबिल्ट रेजिस्टर्स होते हैं व्हिटस्टोन ब्रिज का, अर्थात हमें इनका वैल्यू पता है। और जब P और Q का मैग्नीट्यूड हमें पता होगा तो हम Q डिवाइडेड बाय P इसका भी वैल्यू पता लगा सकते हैं। इससे आगे ये जो R है ये है एक वेरिएबल रेजिस्टेंस, जिसका रेजिस्टेंस को हम सेट कर सकते हैं। अर्थात इस वेरिएबल रेजिस्टर का जब हम रेजिस्टेंस फिक्स कर लेंगे तो हमें इसका रेजिस्टेंस पता होगा। अब ये जो X है ये है एक अननोन रेजिस्टेंस, तो ये है वो अननोन रेजिस्टेंस जिसका वैल्यू हमें पता करना है। और यहां पर ये जो G है ये है गैल्वेनोमीटर। हमने क्या किया, इस की को टैप कर दिया, अर्थात स्विच को ऑन कर दिया। इससे होगा क्या, इस पूरे सर्किट में करंट का फ्लो होने लगेगा। तो यहां पर हमने माना करंट फ्लो करने लगा I पूरे सर्किट से, तो बैटरी से निकला करंट I और वही करंट वापस आ गया बैटरी में। कुछ पॉइंट्स का नाम दे देते हैं हम यहां पर ये पॉइंट मान ले, यह है पॉइंट A, यह है पॉइंट B, यह है पॉइंट C और यह है पॉइंट D। तो करंट जब A पॉइंट में पहुंचेगा तो यहां से ये 2 पार्ट में स्प्लिट हो जाएगा। सो पहला पार्ट करंट का आर्म AB से पास होगा, हमने माना ये करंट है I1, और दूसरा पार्ट जो है ये आर्म AD से पास होगा, हमने माना ये है I2। तो हम कह सकते हैं I1 प्लस I2 इज इक्वल टू I। अब यही करंट I1 जब B पॉइंट में पहुंचेगा तो यहां पहुंच के ये 2 पार्ट में स्प्लिट हो जाएगा। एक तो यहां से पास होगा और दूसरा इस आर्म से पास होगा, BD आर्म से पास होगा। तो हमने माना BD आर्म से जो करंट पास हुआ ये है I3 जो कि गैल्वेनोमीटर के थ्रू पास हो रहा है, और BC आर्म से जो पास हुआ ये है I4। और ये बहुत क्लियर है कि ये I4 ये बराबर होगा I1 माइनस I3 के। सो I1 माइनस I3 ये हो गया I4। अब ये जो I2 करंट है D पॉइंट में आके I3 करंट के साथ मिला और ये आगे DC आर्म से I5 करंट बन के पास होने लगा। तो ये I5 किसके बराबर है, I5 है I2 प्लस I3 के बराबर। तो इस फिगर से बहुत ही क्लियर है कि जब C पॉइंट में पहुंचेगा ये दोनों करंट, ये और ये, अर्थात I4 और I5, तो ये जुड़ जाएगा और इस सर्किट के अगले पार्ट से ये I बन के फ्लो करेगा, क्योंकि हमने देखा I1 प्लस I2 इज इक्वल टू I। इन दोनों करंट्स को जोड़ दे तो आपको मिलेगा I1 प्लस I2। तो I1 प्लस I2 तो I के बराबर है, सो ये करंट I फ्लो करने लगेगा। अब हम क्या करते हैं कि ये जो वेरिएबल रेजिस्टेंस है इसके वैल्यू को चेंज करते रहते हैं। तब तक हम चेंज करते हैं जब तक कि इस गैल्वेनोमीटर में जो पॉइंटर है इसमें डिफ्लेक्शन 0 ना हो जाए। तो जब गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन 0 होगा इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब होगा ये जो I3 है ये I3 0 के बराबर हो गया। इस तरह के कंडीशन को कहा जाता है बैलेंस्ड कंडीशन ऑफ व्हिटस्टोन ब्रिज। बैलेंस्ड
condition of Wheatstone bridge। और बैलेंस्ड कंडीशन में हमें मिलता क्या है कि गैल्वेनोमीटर में जो है, गैल्वेनोमीटर में इसका जो कांटा होता है, इसका जो पॉइंटर होता है, इसमें डिफ्लेक्शन नहीं होता है। गैल्वेनोमीटर में कोई डिफ्लेक्शन नहीं होता है। और इसका टेक्निकल मतलब ये होता है कि गैल्वेनोमीटर से कोई करंट पास नहीं कर रहा है। इसी को हम कह सकते हैं कि I3 इज इक्वल टू 0। अब देखिए, जब I3 0 होगा तो इस फिगर में बाकी जो वैल्यूज है करंट्स के, वो क्या बन जाएंगे? तो I3 0 होते साथ ये टर्म तो कट गया, ये भी कट गया। सो I4 बराबर हो गया I1 के और I5 बराबर हो गया I2 के। अब कुछ पॉइंट्स को कंसीडर करें, पॉइंट ए और पॉइंट बी। इन दोनों पॉइंट्स के बीच जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा, सो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड पॉइंट बी, इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि ये है ए पॉइंट का पोटेंशियल माइनस बी पॉइंट का पोटेंशियल। और ये किसके बराबर होगा? ओहम्स लॉ से देखिए, एक रेजिस्टर के, यहां पर वो रेजिस्टर ये P है, एक रेजिस्टर के दोनों एंड में जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो बराबर होता है इस रेजिस्टर के रेजिस्टेंस और उस रेजिस्टर से पास होता हुआ जो करंट है इसके प्रोडक्ट के बराबर। सो ये बन जाएगा I1 इंटू P। उसी तरह से अगर आप पॉइंट बी और पॉइंट सी के बीच पोटेंशियल डिफरेंस देखें, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट बी एंड पॉइंट सी, इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं पोटेंशियल ऑफ पॉइंट बी माइनस इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ पॉइंट सी। ये किसके बराबर होगा? देखिए, यहां पर रेजिस्टेंस है Q, जिससे कि करंट का फ्लो हो रहा I4, तो I4 तो I1 के बराबर है। सो हम यहां पर कह सकते हैं कि I1 इंटू Q, ओहम्स लॉ से। अब देखिए, पॉइंट ए और पॉइंट डी के बीच जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा, इसे हम कह सकते हैं पोटेंशियल ऑफ पॉइंट ए माइनस इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ पॉइंट डी। ये किसके बराबर होगा? देखिए, I2 करंट फ्लो कर रहा है, R रेजिस्टेंस है। यहां पर मैं फिर से बता दूं कि R नोन रेजिस्टेंस है, क्योंकि हम ही ने इसका जो रेजिस्टेंस है ये सेट किया है, ये एक वेरिएबल रेजिस्टेंस है। सो ये बराबर होगा I2 इंटू R के। अब देखिए, इसी तरह से पॉइंट डी और पॉइंट सी के बीच जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा, जिसे कि हम लिख सकते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ पॉइंट डी माइनस इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ पॉइंट सी, ये बराबर होगा किसके? देखिए, ये बराबर होगा करंट कितना पास कर रहा है I5 इस रेजिस्टेंस से, जो कि बराबर है I2 के। सो I2 इंटू रेजिस्टेंस X। सो इन इक्वेशंस को अगर हम नाम दे देते हैं तो ये हो गया इक्वेशन 1, ये हो गया इक्वेशन 2, ये हो गया इक्वेशन 3 और ये हो गया इक्वेशन 4। अब इससे आगे देखें, अगर गैल्वेनोमीटर में कोई डिफ्लेक्शन नहीं है, अर्थात ये बता रहा है कि कोई करंट फ्लो नहीं कर रहा है गैल्वेनोमीटर के थ्रू, तो इसका मतलब है कि गैल्वेनोमीटर के दोनों एंड में, एक तो इस तरफ ऊपर की तरफ जहां की पॉइंट बी है और दूसरे तरफ जहां पॉइंट डी है, इन दोनों पॉइंट्स के बीच कोई पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है। अगर होता तो करंट फ्लो करता। सो ये जो बैलेंस्ड कंडीशन है ये हमें इंप्लाई करता है, इससे हम कह सकते हैं कि ये जो पोटेंशियल डिफरेंस है पॉइंट बी और पॉइंट डी के बीच, ये 0 के बराबर है। अगर टेक्निकली कहें तो हम कह सकते हैं कि जो पोटेंशियल डिफरेंस है पॉइंट बी और पॉइंट डी के बीच, जो कि इसके बराबर है, ये बराबर होगा गैल्वेनोमीटर का जो रेजिस्टेंस है वो, चलिए इसे हम G मान लेते हैं, इनटू गैल्वेनोमीटर से जितना करंट पास कर रहा है, जो कि है I3, और हमें पता है I3 0 के बराबर है, तो ये बराबर हो जाएगा 0 के। तो हम कह सकते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ पॉइंट बी माइनस इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ पॉइंट डी इज इक्वल टू 0। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ पॉइंट बी इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ पॉइंट डी। दोनों पॉइंट्स का पोटेंशियल बराबर है। इसका मतलब हम VB को VD से या VD को VB से सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं।
तो इन इक्वेशंस में देखें, इक्वेशन 1, इक्वेशन 2, इक्वेशन 3 और इक्वेशन 4 में हर जगह या तो VB या VD आपको दिखेगा। तो वहां या तो आप VB को VD से सब्स्टिट्यूट करें या फिर VD को VB से सब्स्टिट्यूट करें, दोनों साइमल्टेनियसली ना करें। यहां पर हम इस VB को सब्स्टिट्यूट कर देंगे VD से, यहां भी हम VB को सब्स्टिट्यूट कर देंगे VD से, लेकिन अब हम VD को VB से सब्स्टिट्यूट नहीं करेंगे। रीजन यह है कि अब देखिए ये जो एक्सप्रेशन है ये बराबर हो गया इस एक्सप्रेशन के, और ये जो एक्सप्रेशन है ये बराबर हो गया इस एक्सप्रेशन के। सो हम कह सकते हैं ये जो टर्म है इस टर्म के बराबर है और ये जो टर्म है वो इस टर्म के बराबर है। लेकिन अगर हम VD को भी VB से सब्स्टिट्यूट कर देते तो हम ये नहीं कह सकते थे कि ये जो एक्सप्रेशन है वो इस एक्सप्रेशन के बराबर है। ये कुछ ऐसा ही हो जाता कि मान लीजिए मुझे और आपको मिलना है और मैं आपसे मिलने आपके घर चला गया और आप मुझसे मिलने मेरे घर आ गए, तो फिर हम दोनों मिल नहीं पाएंगे ना। तो हम चेंज करेंगे सिर्फ VB को, आप VD को भी कर सकते हैं लेकिन दोनों को साइमल्टेनियसली ना करें। अब इन इक्वेशंस को कंपेयर करते हुए हम कह सकते हैं, सबसे पहले हम जो कंपेयर करेंगे, कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 3, इन दोनों को कंपेयर करते हुए हम कहेंगे कि ये जो I1P है ये बराबर है I2R के। तो चलिए इसे नाम दे देते हैं, ये हो गया इक्वेशन 4। उसी तरह से जब हम कंपेयर करेंगे बाकी दो इक्वेशंस को, कंपेयरिंग इक्वेशन 2 एंड इक्वेशन 4, हमें क्या मिलेगा देखें। इससे हम कह सकते हैं कि I1Q इज इक्वल टू I2X। चलिए इस इक्वेशन को हमने कहा यह है इक्वेशन 5। अब अगर हम इक्वेशन 5 को इक्वेशन 4 से डिवाइड कर दे तो देखिए क्या होगा। इससे आगे डिवाइडिंग इक्वेशन 5 बाय इक्वेशन 4 वी हैव, हमें क्या मिलेगा देखिए, हम कहेंगे कि इक्वेशन 5 जो कि है I1Q इज इक्वल टू समथिंग, इसे जब हम इक्वेशन 4 से डिवाइड करेंगे तो I1Q को डिवाइड करना है I1P से, और ये बराबर होगा I2X डिवाइडेड बाय I2R के। सो I2X डिवाइडेड बाय I2R। यहां पर देखें ये I1Q बराबर था I2X के इक्वेशन 5 में देखें, और ये I1P ये बराबर था I2R के इक्वेशन 4 में देखें। अब देखें यहां से हम न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से I1 को और फिर राइट हैंड साइड से न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से I2 को कैंसिल कर सकते हैं, और हमें क्या मिला, Q डिवाइडेड बाई P इज इक्वल टू X डिवाइडेड बाई R। सो इससे आगे हम कह सकते हैं कि ये जो X है जो कि अननोन रेजिस्टेंस है ये बराबर हो जाएगा Q डिवाइडेड बाई P जिसका वैल्यू हमें पता है इनटू R के। हाँ तो बेटा आज की जो क्लास थी व्हीटस्टोन ब्रिज वाली, उसमें आप लोगों ने आई थिंक अच्छे से स्टडी किया होगा व्हीटस्टोन ब्रिज। मैंने बताया भी था लेक्चर के शुरू में कि ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। साउंड जो है वो जब स्क्रीन रिकॉर्डर में साउंड की जब रिकॉर्डिंग की गई थी तो उसमें हो सकता है साउंड ऊपर नीचे हो गया हो, क्योंकि सॉफ्टवेयर में हमने कोशिश की है कि उसको अच्छे से यूज में लें, लेकिन प्रॉपर तरीके से वो हो नहीं पाता है, तो इसलिए साउंड में थोड़ा आपको डिफरेंस नज़र आ सकता है। बाकी सब आपको समझ में आया होगा। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।